हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम एओईओ में और ईपीएफसी में दोनों के डिटेल सिलेबस का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन में भी है कि दोनों का पेपर अलग अलग होगा, ठीक, और लगभग 1 से 2 महीने का गैप रहना चाहिए। बाकी जो बातें पेपर कब होगा, कैसे होगा, वो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है सिलेबस का एनालिसिस। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सिलेबस पहले आप समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उस सिलेबस को मन में होना चाहिए, क्योंकि समय कम है और हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सब देखते हैं तो उसकी वो इतनी मोटी किताब उठा लाते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं निगेटिविटी है ना। तो वो निगेटिव इफेक्ट डालेगा आपकी तैयारी पे भी। तो सबसे पहला काम करिए, सिलेबस को ले लीजिए। जैसे मैंने क्या किया है, सिलेबस के पेज का प्रिंट ले लिया है। एग्जैक्टली वही वाला सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में लिखा है। जैसे एओयू वाला जो सिलेबस है उसमें रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ठीक, और एपीएफसी में ABCD लिखा हुआ है, ठीक। हम कुछ अलग नहीं, सेम वही चीज़ को उठाएंगे और स्क्रीन पे आपको वो चीज़ दिखती भी रहेगी, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम एक से एक करके चीज़ों को समझते रहेंगे। एक बार आप सिलेबस समझ लेंगे ना तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिए समय कम है, जितना जल्दी कवर करेंगे आप सिलेबस को उतनी जल्दी आप रिवीजन भी कर पाएंगे और फिर रिवीजन करने के बाद उतनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, फिर आप जल्दी से जल्दी सक्सेस भी हो पाएंगे। और यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी है कि आप सबसे पहले सिलेबस को समझें अच्छे से, ठीक। तो जो सिलेबस है दोस्तों वो है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर में लिखा हुआ है नंबर 1 पे जनरल इंग्लिश, ठीक। सेम यही चीज़ ए नंबर पे ए लिखा है वहाँ पे एपीएफसी में, वहाँ पे भी जनरल इंग्लिश लिखा है और आगे टोटल वही लाइन लिखी, टू एवल्यूएट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक। तो ये पूरी डिटेल लिखिए। अब देखिए दोस्तों, एक तो बात ये हो गई कि ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब सिलेबस में लिखने के बाद ये देखना है कि पेपर में पूछा क्या गया था। पेपर में देखिए दोस्तों क्या हुआ है, जैसे जो 20 वाला जो फॉर्म था जिसका पेपर हुआ है 21 में, उसके पहले जो 17 वाला था उसमें लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो 20 के आसपास इंग्लिश से पूछे गए हैं, ठीक। उसमें लगभग 10 नंबर की वोकैब है, 10 नंबर की ग्रामर है। वोकैब में इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक, और कि पूरा ग्रामर वाला पोर्शन जिसमें स्पॉटिंग एरर्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ये मैंने 6 टॉपिक वैसे भी पीडीएफ में दे भी रखे हैं, प्लस क्लासेस भी हैं, तो कहीं इसमें कुछ अलग नहीं है। बस समझना ये है कि क्या पूछ रहा है वो। देखिए सिलेबस तो कुछ भी लिख देंगे, लेकिन वो पिछले 6 पेपर मैंने टेलीग्राम में डाले हुए हैं, आप उसमें खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं और पेपर का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछ रहा है। तो आप समझ गए, जो इंग्लिश लिखी है वो दोनों में कॉमन है और क्या पूछ रहा है अभी मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में वो 10 नंबर की ग्रामर, 10 नंबर का वोकैब पूछ रहा है। और ये इसमें जो वोकैब वाला पार्ट है, इडियम फ्रेजेस, वर्ड्स, ये पूरी की पूरी बंच दे रखा है, प्लस वीडियोस भी हैं ग्रामर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एओयू में लिखा हुआ है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफिसर में नंबर 2 पे लिखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। अब आओ एपीएफसी वाले में। एपीएफसी वाला जो सिलेबस है उसमें बी नंबर पे लिखा है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, ठीक। अब इसको समझना है। देखिए उसमें नंबर 2 पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा था, मतलब पूरी मॉडर्न इंडिया हो गई, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये आपको पूरा का पूरा एक तरह से मॉडर्न इंडिया को कवर करता है ना। 1757 से ही लेके चलना भी चाहिए, ठीक है। और इस सेम यही चीज़ जो है एपीएफसी में लिखा हुआ है फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट भी लगभग वहाँ पे 1857 से नहीं लेना, आपको 1757 से ही लेना होता है, वहीं से ये लोग पढ़ते भी हैं, ठीक। अब इसमें अलग क्या है, अलग दोस्तों ये है कि इसमें इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जुड़ गया है, ठीक। अब समझना आपको ये है कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज किसका पार्ट है। इंडियन कल्चर और हेरिटेज एंशिएंट एंड मिडवल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडवल इंडिया में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते भी थे, जैसे आपने देखा होगा जो हम कोर्स में करा भी रहे थे, तो मॉडर्न इंडिया के साथ साथ हमने आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडवल कराई है। क्यों की कराई, इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब यूपीएससी जब कुछ चीज़ पूछता है ना तो 90% तो अपने सिलेबस में रखता है, लेकिन 10-15% वो हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस पूछता ही था। तो इसीलिए हम लोग ने जानबूझ के वो सारी चीज़ें कवर भी करी हैं ताकि वो इससे अगर पूछे तो आप कर सको। तो बस वही चीज़ है कि जो चीज़ एओयू में लिखी नहीं थी लेकिन पूछ लेता था, इसमें लिख दी है। ये समझ गए बात को, क्योंकि एओयू के सिलेबस में वो सिर्फ नेशनल मूवमेंट लिख रहा था, लेकिन वो एंशिएंट से भी और इंडियन कल्चर से क्वेश्चंस पूछता रहता था। आप 20 का पेपर उठाइए, 19-17 का उठाइए, पूछ लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिख दी गई है जो चीज़ वो पूछता था, है ना। तो आपको दोस्तों क्या है कि इसमें आर्ट एंड कल्चर है ना और कहते हैं ना मॉडर्न इंडिया, ये दोनों चीज़ को पढ़ना है। तो अब आपके लिए एक फिक्स हो गया कि भैया आपको एंशिएंट मिडवल में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ एओयू के सिलेबस में मॉडर्न इंडिया लिखा ही हुआ है, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ऐड हो गई है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट और मिडवल दोनों का पार्ट है, जिसकी बुकलेट ऐप में आपको दे भी दी गई है और क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो कहीं उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और करंट इवेंट्स क्या है कि जो करंट अफेयर्स मंथली आप पढ़ते रहते हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब उससे जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आओ एओईओ के सिलेबस में नंबर 3 पे लिखा है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। अब देखो एपीएससी के बी नंबर में वही चीज़ लिखी थी, नेशनल मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, और यही चीज़ यहाँ तीसरे नंबर पे लिख दी गई है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। अब आप इस चीज़ को समझना, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं वो है। अब आप देखो जो चीज़ में बी में लिखी थी, है ना, वही चीज़ इन्होंने आधा पार्ट सी में डाल दिया। करंट इवेंट्स बी में लिख दिया एपीएफसी में, और सी में उन्होंने लिख दिया पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो अब आप समझो जो उन्होंने करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट 3 में लिखा था वो उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। करंट इवेंट्स को उन्होंने बी में भी डाल दिया, प्लस सी में पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। अब समझिए, अब तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का पार्ट है, जिसमें पूरा पूरा पॉपुलेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था हमारा, ठीक है, और डेवलपमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ हुई, क्या चीज़ें हो रहे हैं ना, क्या टारगेट्स हैं, ये सारा इसका पार्ट है। ये करंट से ऐड करके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेम यही चीज़ एओईओ में आ जाओ तो करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स विद इकोनॉमिक्स का पार्ट हैं। ठीक, तो एओईओ के सिलेबस में अगर हम चौथे नंबर पे आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये क्या है दोस्तों, अब आप इसी चीज़ को आप एपीएफसी सिलेबस में देखो तो उन्होंने चौथे नंबर पे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया है। समझ रहे हैं आप, तो चौथे में यहाँ लिखा हुआ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि वहाँ चौथे में लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी में उन्होंने सब कुछ आ जाता है, पूरा आ जाता है, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट आ जाता है। और यही चीज़ उन्होंने डिवाइड करके यहाँ लिख दी है कि गवर्नेंस, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं गवर्नेंस को लेके की पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये इन्होंने एपीएफसी में डी में लिखा है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वही चीज़ चौथे में इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी लिखी है एओईओ में। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एपीएफसी सिलेबस में, तो एपीएफसी में ई नंबर पे लिखा हुआ है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी एक इंडियन इकोनॉमी है जो कि एओईओ के सिलेबस में चौथे नंबर पे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी दे रखी थी, तो वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के साथ जो इकोनॉमी थी उसको नीचे एडजस्ट कर दिया गया, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इकोनॉमिक्स है प्लस करंट अफेयर्स है। समझ गया बात को, तो ये पूरा अगर हम एपीएफसी के ई पॉइंट तक आ जाए तो ई में इंडियन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी है, और ऊपर एओईओ में चौथे नंबर पर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये यहाँ तक चीज़ हो गई पूरी। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एओईओ के सिलेबस में लिखा है 5वें नंबर पे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसको आप आ जाओ इधर एफ वाले में, इसमें लिखा है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस। ठीक, अब आप देखना अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये तीनों तो एक ही साथ एओईओ में भी बताए गए थे, है ना। उसके सिलेबस में हमेशा से जब डिस्क्राइब किया जाता था तो सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस ये तीनों को एक साथ रखा जाता था, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी को एक साथ रखा जाता था। बट इन्होंने सिलेबस में क्या किया है कि उसको अलग अलग कर दिया। जैसे एओईओ के सिलेबस में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं तो ये उसके अंदर ही आ जाता है, जो आपको मटेरियल है और क्लासेस हैं ये उसकी भी मिलेंगी, प्लस मटेरियल भी दिया गया है। और जो ईएसआई का बैच पहले चल रहा था उसमें भी आपने इंश्योरेंस और जो भी पढ़े हैं वो जानते हैं, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, ये सब उसमें पूरी पढ़ाई भी गई है। ठीक है, तो ये कुछ अलग पार्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग में पढ़ाई ही जाती है। आप अकाउंटिंग कोई भी बुक मार्केट से भी देखेंगे या लेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, मतलब अकाउंट्स में 3 पार्ट हो जाते थे, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस। सेम इसी तरह लेबर लॉ में 3 हो जाते थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। समझ गए आप, तो ये तीनों पार्ट को इन्होंने इस तरह से अलग अलग कर दिया है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको चीज़ को समझना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिलेबस अच्छे से समझ लो ताकि एक बार क्लियर हो जाए कि पढ़ना क्या है। तो जो चीज़ इन्होंने 5वें नंबर पे एओईओ में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिख रखी है, उस जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में वो तीनों चीज़ अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते ही उसी तरह से, है ना, क्योंकि पता है कि वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब यही चीज़ एपीएफसी में इन्होंने एफ नंबर पे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस लिख दिया है, प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ लिख दिया है। अब देखो घबराना नहीं है, एओईओ के सिलेबस में देखिए आप 6ठे नंबर पे इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ अलग अलग लिख दिया है। तो काफ़ी हद तक एओईओ का सिलेबस बहुत उन्होंने सही तरीके से रखा है क्योंकि वो उसका पार्ट है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ एक दूसरे का पार्ट है। ठीक है, और यही चीज़ उन्होंने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग के साथ लगा दिया है। ठीक है, तो ये एफ हो गया एपीएफसी वाले में, और 6ठा नंबर हो गया एओईओ वाले में, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, जो अब बीच के पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी बच रहा है, तो सोशल सिक्योरिटी दोनों ही सिलेबस में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब पढ़ाया भी जाता है ना, तो एक ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों एक दूसरे के अंग है, कोई अलग नहीं है। जैसे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है, ये ईपीएफ एक्ट ना, ईएसआई एक्ट, ये सब सोशल सिक्योरिटी है। मतलब वो चीज़, वो स्कीम्स जो एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं लोगों को, काम करने वाले को, कर्मकार को, मतलब जो एम्प्लॉय होता है ना, मजदूर होता है उनको। तो कुल मिला के ये जो तीनों चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये अलग से नहीं पढ़ी जाती, ये तीनों मिला के ही पढ़ी जाती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ठीक है। सेम इसी तरह लेबर लॉ, सारी चीज़ें, ये सारे लॉज ही लेबर लॉज हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे से कोरिलेट हैं और इन तीनों को मिला के ही पढ़ा जाता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस इसमें और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाते हैं, जैसे ILO है और भी है ना, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, मटेरियल में भी दिया गया है, प्लस क्लासेस भी उसकी हैं, ठीक है। तो अब आप समझे, तो अब हम AOU के सिलेबस में आते हैं नंबर 7 पे, जहाँ लिखा है जनरल इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। ये क्या है, ये जनरल साइंस है और कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। सेम यही चीज़ आ जाओ G में, वहाँ लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। अब आप देखो कितना सिलेबस को इन्होंने अलग दिखाने के लिए ऐसे हौच पौच कर दिया है कि मतलब कुछ मतलब कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है कि जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज़ आती ही आती हैं। जनरल साइंस का मतलब ही यही है। जैसे इस बार लास्ट ईयर के पेपर में देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए, और ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि जीएस का वेटेज बढ़ेगा, और इसीलिए मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट कराई भी थी लास्ट वाले बैच में पूरी। तो इसीलिए आपको भी दोस्तों क्या करना है कि जनरल साइंस में पूरा पढ़ना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, ठीक है। और ये पूरी की मटेरियल भी विद क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। और अब दूसरी बात करते हैं कि साइंस एंड टेक, देखिए वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे उतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना उसमें, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आते हैं बस उतना ही करना है, और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल ही रही है, बस उतना सफिशिएंट है। मैं करंट अफेयर्स इसलिए मंथली दे रहा हूँ आपको, ताकि आप कम से कम उसको 2 बार रिवीजन कर सको पेपर आने के पहले, ठीक। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या है, अब दोनों में कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन लगभग 5 सवाल आते हैं, ऑन एवरेज 5 आते हैं, ठीक। तो आपको दोस्तों करना क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की हिंदी की भी बुकलेट है, इंग्लिश की बुकलेट है। बुकलेट तो देखिए सबकी हिंदी इंग्लिश की अलग अलग है, मटेरियल भी अलग है, क्योंकि दोनों टीम अलग ही अलग थी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर आप कंप्यूटर की बुकलेट्स को आप प्रिंट ले लीजिएगा, प्लस जो भी है, जो क्लासेस है, नहीं समझ आ रहा उसकी क्लासेस में देख लीजिए। कहने का मतलब आपको सिर्फ उतना ही कंसाइज पढ़ना जितना दिया जा रहा है, समझ गए। अब हम बात करते हैं नंबर 8 पे AOU के, वहाँ देखिए लिखा है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। अब हम APFC सिलेबस में आ जाओ, यहाँ लिखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। सिर्फ एक नया शब्द जुड़ा है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। दोनों में जो चीज़ें लिखी हैं वो सेम है, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो गई, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ऊपर लिखा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखिए ये वही है जो ट्रेन, बोट और जो हम लोग सवाल पढ़ते हैं ना, सारी जो क्लासेस आपको कराई जा रही, जो मैंने लिख के दिए थे, बस वही है। अब है स्टैटिस्टिक्स। देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक के सवाल तो पूछता ही था, तो इसको लेकर मैंने बताया भी था कि जो भी आपको स्टैटिस्टिक है पूरी पढ़ाई भी जाएगी, और इसका वीडियो मैं जल्द ही, कहते हैं ना, ये मतलब विद इन अ वीक के अंदर में आपको यूट्यूब पे पूरा मिल भी जाएगा। ताकि क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भले यूपीएससी सिलेबस ये दे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बाहर के पूछ देता है, इसलिए हम कवर उसको भी करेंगे ताकि कहीं कमी ना रह जाए, ठीक है। तो अब ऐड ऑन क्या हुआ है, स्टैटिस्टिक। लगभग देखो मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन कर दिया, अब हम उस पार्ट को बताएं जो दोनों में अलग है। अलग का देखो दोस्तों, क्या अलग में उन्होंने दिया है कि मॉडर्न इंडिया अभी तक हम लोग पढ़ते थे, अब सिर्फ हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर जुड़ गई है, जो कि जिसका मटेरियल और क्लासेस आपको पूरी की पूरी दी गई हैं, ठीक। दूसरा मटेरियल अभी अपडेट भी हो गया पूरा, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, तो दूसरा टॉपिक है वो है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। ये अकाउंट्स का पार्ट है, और जो अकाउंट्स के मटेरियल्स हैं प्लस क्लासेस है उसमें देख सकते हैं, ये आपको पूरी की पूरी दी जा रही है, प्लस मटेरियल भी पूरा दिया गया। तो ये लिख दिया गया, लेकिन हम लोग इनबिल्ट करके उसको पढ़ते ही थे, ठीक। अब हम बात करते हैं जो मैथ वाले पार्ट में, मैथ वाले पार्ट में स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है। AOU में नहीं लिखा है लेकिन APFC में लिखा है, तो आपको पढ़ना है, बहुत नॉर्मल होता है। अभी यूट्यूब में पूरी प्रॉपर ओपन क्लास पढ़ जाएगी, सब लोग देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एलिमेंट्री मैथ लिख दी है, वहाँ पे उन्होंने जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख दिया है। तो ये वही है जो आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली पूरे मैथ लेक्चर्स पढ़े भी हुए हैं सारे चैप्टर्स के, ठीक है। तो अब आप समझ गए दोस्तों कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस में बस यही बारीक अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, समझ गए ना आप। कि भाई कि ऑडिटिंग में इन्होंने ऑडिटिंग इंश्योरेंस का अलग से दिखा दिया, उधर उन्होंने हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर को दिखा दिया, फिर स्टैटिस्टिक को दिखा दिया, ठीक है। अब
जो पार्ट बचता है जो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट है ना, करंट इवेंट्स, तो देखिए दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, करंट से जोड़ के, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये अगर देखा जाए तो करंट का ही पार्ट है, करंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये जितनी भी हैं ये सारी क्लासेस जो हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन का ये पूरा का पूरा नया लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो पूरा सिलेबस है, जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो जानते हैं कि सारा का सारा में लगभग हमने अभी तक 90% तो कंप्लीट हो ही चुका है, प्लस बाकी जो बचा है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको सारा का सारा अपडेटेड जो भी क्लास होती जाएंगी वो सारी मिलती भी जाएंगी। बस फोकस दोस्तों यही करना है कि जो सिलेबस है ना पहले उतना कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको लगता है कुछ और पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस को बिल्कुल कर लेना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो जितना भी टारगेट हम आपको दे रहे हैं और प्लस वीकली शेड्यूल में बता रहे हैं, ये सब आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि लगभग आप वो सिलेबस को कंप्लीट कर लो पहले। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स उठाते हैं, फिर हम लोग 20 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि वो सिलेबस में नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो कोशिश करके हमें दोस्तों पहले उतना कंप्लीट करना है कि जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अननेसेसरी में ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में नहीं जाना है। मैंने उसको पढ़ाया है, मटेरियल भी दिया है, लेकिन उसको आपको जो टीचर ने पढ़ाया है भी ज्योग्राफी वगैरह सब, तो उसको भी नहीं देखना है। वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन एक तो पूछ ही लेता है, आप भी जानते हैं, तो वो उनके लिए है कि जो जिनको पढ़ना एक्स्ट्रा वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए फिर आपसे कह रहा हूँ कि जितना सिलेबस में है उतना अच्छे से करिए, उतना अच्छे से पूरे के मटेरियल दिए भी गए हैं, प्लस सारा का सारा हमारा मोटिव है हम अप्रैल तक सारा का सारा ऐप में सब कंप्लीट कर देंगे। जो आपको शेड्यूल दे रहे हैं आप उससे करिएगा, ताकि फिर उसकी फिर मिल के प्रैक्टिस करी जाएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और उसी सिलेबस के अनुसार ही हमने वीकली शेड्यूल भी बनाया हुआ है, जो कि आपको 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और उसी 21 तारीख से फिर आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ताकि आप सिर्फ पढ़ो, बाकी आप खुद 2 महीने बाद अपने आप को देखोगे आप सबसे आगे खड़े हो गए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।